हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मनीष शंकर तिवारी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं हमेशा की तरह ई क्लासेस बाय मनीष सर। हम लोग कक्षा 9 के लिए पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान और उसमें भूगोल में ये जो तीसरा अध्याय है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें कॉन्सेप्चुअल हैं, फैक्चुअल हैं। एक्चुअली में होता क्या है कि जब हम क्रिकेट खेलते हैं ना तो ओपनर बैट्समैन जो रहते हैं उनसे ज़्यादा उम्मीदें नहीं होती हैं। खेल गए तो खेल गए, मार गए तो मार गए। और तीसरे नंबर का जो बैट्समैन होता है, विराट कोहली हो या शुरुआत में सचिन वगैरह थे, जो इन लोगों से उम्मीद रहती तीसरे नंबर का बैट्समैन। तो ये जो जलवायु वाला अध्याय है ना, ये तीसरे नंबर का बैट्समैन है जो आपको अच्छी मार्किंग कराएगा 9th क्लास के एग्ज़ाम के लिए और आगे की क्लासेस के लिए ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेगा। जलवायु का अध्याय हम पढ़ रहे थे तो हमने बहुत सारी चीज़ें पहले अध्याय में देखी कि मौसम और जलवायु में क्या फ़र्क होता है, क्या डिफरेंस होता है। इसमें नए नए वर्ड्स भी आए हुए थे। पहले ही वीडियो में मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से कह दिया था कि यदि आप लोगों को समझना है तो एक एक चीज़ को विदाउट स्किपिंग देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और वो समय अब आ चुका है। ये समझ लो हमारे मिडिल ओवर चल रहे हैं अब इस अध्याय के लिए। यदि आप इस अध्याय का ये वाला वीडियो और इसके बाद वाला इनको आपने दिमाग में सेट कर लिया तो आप तो भूगोल को समझ लो खिचड़ी बना के खा गए। चलिए अपन शुरू करते हैं। आज का यह जलवायु अध्याय का तीसरा एपिसोड है ये हमारा, ठीक है ना। चलिए, अध्याय का नाम है जलवायु और जलवायु में हम जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को देख चुके हैं। हम पढ़ रहे हैं भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक और उसके अंतर्गत हमारा ये है वायुदाब एवं पवन तंत्र, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अपन सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि हम लोग आखिर अभी तक पढ़ क्या चुके हैं। हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ चुका है वो देखते हैं। जलवायु किसे कहते हैं इसको हम देख चुके हैं कि जलवायु जो है मौसमी दशाओं और मौसमी अवस्थाओं का योग होता है और कितने साल का, 30 साल का। 30 साल का जो डिफरेंस होता है, 30 साल का जो आकलन होता है उसके आधार पर जलवायु की गणना की जाती है, ठीक है ना। फिर हमने देखा था जलवायु और मौसम में क्या डिफरेंस है। जलवायु लॉन्ग टर्म की का मैटर है और मौसम जो है शॉर्ट टर्म। मतलब मौसम को आप समझ सकते हैं 2020 है, T20 गेम है और जलवायु जो है वह टेस्ट सीरीज़ है क्रिकेट की, अगर हम भाषा में बात करें तो, ठीक है ना। जलवायु को नियंत्रित करने वाले जो 6 कारक थे, ये जो 6 कारक थे इनको हम पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। अभी हम पढ़ रहे हैं भारत की जलवायु को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारक। इन कारकों में भी हम अक्षांश को बहुत अच्छे से देख चुके हैं और ऊंचाई को हम पढ़ चुके हैं। और आज हम पढ़ेंगे भारत की जलवायु को प्रभावित या नियंत्रित करने वाले कारक के अंतर्गत तीसरा और महत्वपूर्ण कारक वो है वायुदाब और पवन, ठीक है ना। अध्ययन के दौरान आए प्रमुख नए शब्द। अब हम आपको बैक में ले जाते हैं। जब आपने जलवायु अध्याय का पहला एपिसोड देखा, पहला वीडियो देखा, तो आपको उसमें कुछ नए नए शब्द आए थे। जैसे पहला शब्द क्या आया था हमारे पास में, पहला शब्द आया हुआ था हमारे पास आर्द्रता। आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी के बारे में आप लोगों ने देखा था कि जब हवा सूखी चल रही हो और उसमें थोड़ी सी नमी मिल जाए तो वो हवा और पानी मिलके फिर आगे बढ़ते हैं, बादल का निर्माण करते हैं और बारिश में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये सेकंड तत्व आ जाता है वर्षण का, ठीक है। वर्षण यानी बारिश का होना, पानी का गिरना। तीसरा तत्व, जो तीसरा नया शब्द आया था वो था अक्षांश। अक्षांश यानी इस तरह से, तो अक्षांश में क्या हुआ था, हम जो लेटी हुई, अंग्रेजी में इसको हम लैटिट्यूड बोलते हैं ना, लेटी हुई लाइनें, पृथ्वी के ऊपर आड़ी लाइनें जो हैं उनको हम क्या बोल रहे थे, अक्षांश के नाम से हम उनको संबोधित करते हैं। और जो खड़ी लाइन है उनको हम देशांतर बोलते हैं। तो इसकी बारे में बात नहीं कर रहा है हम। नया शब्द 9वीं कक्षा के विद्यार्थी के रूप में आपके पास क्या आया था, अक्षांश। इसके बाद हमारे पास अगला शब्द आया था तुंगता। तुंगता यानी इसको हम ऊंचाई भी बोलते हैं। और एक और शब्द आया था, वो शब्द था कटिबंध। उपोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध, ठीक है ना। तो ये हमारे पास प्रमुख शब्द आए हुए थे। तो जब हम लोगों ने पाठ को पढ़ना शुरू किया था, जब हमने पाठ को पढ़ना शुरू किया था और पढ़ते हुए जब आगे बढ़ते जा रहे थे तो हमारे पास में नए नए शब्द आते जा रहे थे। हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कक्षा 8 में इन शब्दों को सुना ही नहीं होगा, या हो सकता है इसके पहले भी ना सुना हो। क्योंकि किताबी भाषा के शब्द जरूरी नहीं है कि आपके घरों में बोले जाते हों।
हमारे बुंदेलखंड में तो घरों में बड़ी बुंदेलखंडी लहजे में बातचीत होती है, तो इन शब्दों का बहुत कम प्रयोग होता है। अब बात आती है नहीं होता तो फिर हम कैसे सीखें। सीखने के लिए स्कूल जाना ही पड़ता है और मास्टर जी से मिलना ही पड़ता है। जैसे आप लोग मुझसे मिले हो, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये नए नए शब्द कौन कौन से आए थे। पहला शब्द क्या आया था? आर्द्रता। आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब नमी। जब पानी हवा मिल जाए तो हवा में आर्द्रता घुल जाती है, ये बोलते हैं हम। दूसरा शब्द हमारे पास आया था वर्षण। वर्षण मतलब पानी का गिरना। बारिश, बारिश को बोल दिया वर्षण, ठीक है ना, रेनिंग। तीसरा शब्द था अक्षांश। अक्षांश मतलब पृथ्वी का ग्लोब होता है, उस ग्लोब के ऊपर जो आड़ी रेखाएं खींची जाती हैं उनको हम बोलते हैं अक्षांश। जैसे प्रमुख 3 अक्षांश रेखाओं के नाम हमने आपको बताए थे। कौन कौन से? सबसे बीच से गुजरती है जो धरती के, वो कहलाती है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के ऊपर से यानी उत्तर से जो गुजरती है, जो भारत को 2 भागों में विभाजित करती है, वो रेखा कौन सी है? कर्क रेखा। और इसके बाद भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा से नीचे जब हम जाते हैं 23.5 अंश अक्षांश पे, तो वो होती है मकर रेखा, जो ऑस्ट्रेलिया को 2 भागों में डिवाइड कर देती है। तो इस तरह से 3 प्रमुख अक्षांश रेखाओं के नाम हम जान चुके हैं। इसके बाद हमने बात की थी तुंगता। तुंगता बड़ा अजीब नाम था, हाइट याद रखो, ऊंचाई। अब हम आज कटिबंध के बारे में मैंने आपको बताया था कि 5 कटिबंध होते हैं। उन कटिबंधों को मैंने आपको समझाया भी था। आपके दिमाग में हो सकता है आ गया हो, नहीं आया हो तो चलिए एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, फिर आज का जो कंटेंट है वायुदाब और पवन तंत्र, इसको आगे बढ़ाएंगे। चलिए, कटिबंध पे हम बात कर रहे थे, ठीक है ना। तो ये भारत की जहाँ तक अगर हम बात करते हैं तो भारत की स्थिति क्या होती है? भारत को बताया था कि भारत कर्क रेखा के ऊपर उपोष्ण कटिबंधी क्षेत्र है और कर्क रेखा के नीचे ये उष्ण कटिबंधी जलवायु वाला होता है। भारत में 2 तरह की जलवायु होती है। क्यों? क्योंकि कर्क रेखा भारत को 2 भागों में डिवाइड करती है। तो कर्क रेखा के ऊपर उपोष्ण कटिबंध कैसे होता है, चलिए इसको मैंने आपको बताया था। ये पृथ्वी का गोला इस तरह से बनाया था। ये ऊपर उत्तरी ध्रुव था, नीचे दक्षिणी ध्रुव है। अभी भी है, था नहीं है, धरती के ऊपर है। ये उत्तरी ध्रुव उत्तर की दिशा में, दक्षिणी ध्रुव दक्षिण की दिशा में। उत्तरी ध्रुव से लगा हुआ जो कटिबंध होता है वो उत्तरी शीत कटिबंध होता है। दक्षिणी ध्रुव से लगा हुआ जो कटिबंध होता है वो दक्षिणी शीत कटिबंध होता है। इसके बाद में कर्क रेखा और उत्तरी शीत कटिबंध के बीच में जो तापीय कटिबंध होता है वो क्या होता है, ये महत्वपूर्ण है। इसके पहले मकर रेखा देख लें, ये मकर रेखा हो गई और बीच से गुजरने वाली ये हो गई विषुवत रेखा। तो ये रेखाओं के बारे में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये उपोष्ण कटिबंध कहते हैं ना, उप उष्ण। उष्ण, अब उष्ण कहाँ है? ये दक्षिण का उपोष्ण कटिबंध ये हो गया। तो उष्ण कटिबंध के नज़दीक जो है वो उपोष्ण हो गया। इसको शीतोष्ण भी बोल सकते हैं या उपोष्ण कटिबंध भी कह सकते हैं। और पृथ्वी पर, इसी गोलार्ध पर, इस ग्लोब पर भारत कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर स्थित है। ये देखो, अब इसको आप यहाँ देखिए, ये कर्क रेखा ये भारत को 2 भागों में बांट रही है। यहाँ से यहाँ 2 भागों में बांट रही है। ये देखिए, यही कर्क रेखा है, ये जो आई है ये 2 भागों में। तो ऊपर का हिस्सा ये क्या है? ऊपर का जो ये हिस्सा है ये है, ऊपर का ये हिस्सा ये उपोष्ण कटिबंध और नीचे का ये हिस्सा उष्ण कटिबंध। तो यही तो हम बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो ऊपर का हिस्सा है ये उपोष्ण कटिबंध और नीचे का जो ये हिस्सा है ये उष्ण कटिबंध। तो अब आपको मेरे ख्याल से कटिबंध समझ में आ गया। तो कुल अगर आपसे पूछा जाए कि कुल कितने कटिबंध होते हैं तो आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। कुल कटिबंधों की संख्या होती है 5। नंबर 1 होता है उत्तरी शीत कटिबंध, फिर उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध जिसे उपोष्ण भी बोलते हैं, फिर उष्ण कटिबंध नॉर्थ एंड साउथ दोनों में, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिणी शीत कटिबंध। जब हम उत्तरी और दक्षिणी बोलते हैं तो उत्तरी का मतलब हमेशा क्या होता है? ऊपर की तरफ, नॉर्थ ऊपर उत्तरी और दक्षिण नीचे सदर्न, ठीक है ना। ये चीज़ आप समझ लीजिएगा। अब हम आते हैं आज के मूल कंटेंट पर, वायुदाब एवं पवन तंत्र। वायुदाब एवं पवन तंत्र के अंतर्गत अब आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से समझनी होगी इस पाठ में कि वायु क्या होता है और पवन क्या होता है, ये भी समझना पड़ेगा। और साथ में वायु का दबाव क्या होता है ये भी समझना पड़ेगा। तो अब आपकी जर्नी शुरू होती है यहाँ से। आप यहाँ से बिल्कुल अपने जो क्या कहते हैं एकाग्रता को डिस्टर्ब मत कीजिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती हैं। मतलब भारत की जलवायु हो या मौसम हो, इसको ऑपरेट करने वाली जो प्रमुख चीज़ें हैं वो 3 हैं। कौन कौन सी? पहली है वायुदाब एवं धरातलीय पवन। ये एक दूसरे से लिंक अप हैं। यहाँ पर ये वायुदाब, ये हाथ को अगर हम मान लें
वायु है, इसका दबाव, ये आदमी को अगर हम पृथ्वी मान लें तो इसके ऊपर दबाव पड़ा और इससे ये बाहर पवनें चल पड़ी। आगे इसको हम डिटेल में बताएंगे, आपको वायु और पवन में डिफरेंस क्या होता है ये भी बताएंगे। सबसे पहले अब अगला देखते हैं ऊपरी वायु परिसंचरण। ऊपरी वायु परिसंचरण मतलब पृथ्वी की सतह से निर्धारित ऊंचाई के ऊपर हवाओं द्वारा पृथ्वी के चक्कर लगाना। परिसंचरण चारों ओर संचरण करना, चलना, ठीक है ना। इन शब्दों पे मत जाइएगा आप। ऊपरी वायु, वायु यानी हवा, हवा ध्यान रखो आप, तो ऊपर की हवा का चलना, ठीक है ना। और तीसरा है पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये यहाँ पर ये भूमध्य सागर से उठने वाली जो नमी है, इस नमी को ये बादल यहाँ पे जाते हैं और ये भारत की तरफ लेके आते हैं और यहाँ बारिश कराने लगते हैं। और उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी ये उष्णकटिबंधीय क्यों बोल रहे हैं हम इसको, बताइए। अच्छा, आप उष्णकटिबंधीय इसलिए बोल रहे हैं चूँकि यहाँ पर देखिए विषुवत रेखा, यहाँ से ये विषुवत रेखा यहाँ से गुजरती है, तो विषुवत रेखा के आसपास यहाँ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है और यहीं पर चक्रवातों का जन्म होता है, इसलिए हम बोलते हैं इसको उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो ये तीन चीज़ें कौन कौन सी, ये तीन चीज़ें हैं वायुदाब एवं धरातली पवनें, ऊपरी वायु परिसंचरण, पश्चिमी चक्रवात एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ये भारत की जलवायु और मौसम को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, संचालित करते हैं। इन्हीं से पूरा का पूरा भारत का जलवायु सिस्टम चलता है, ठीक है ना। वायुदाब और पवन तंत्र को जब हम पढ़ रहे हैं तो आपको यह समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि भारत की जलवायु या भारत के मौसम के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी हो जाता है कि भारत के मौसम या जलवायु को सबसे ज़्यादा कंट्रोल कौन सी चीज़ करती है। तो पहली चीज़ वायुदाब और पवन तंत्र। वायु यानी हवा, हवा जब खड़ी है, जैसे मैं हूँ यहाँ पे ये सावधान की स्थिति में खड़ा हूँ, ये हो गई हवा, और जब मैं दौड़ना शुरू किया तो ये हो गई पवन। मतलब यदि वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में यदि गैसें या हवा स्थायी रूप से रुकी हुई हैं, उनमें कोई गति नहीं है, तो वे वायु हो गई। वो हवा जो है, वो हवा जो रुकी हुई है तो वायु कहलाएगी। और हवा जब चलने लगे तो उसको हम पवन कहते हैं। अब हवा चलती कैसे है इसको भी आज इस अध्याय में समझ लेंगे। तो ये वायुदाब और पवन तंत्र हो गया। यही वायुदाब और पवन तंत्र के कारण समुद्र का पानी हमारी तरफ दौड़ा चला आता है। वो पनिहारिन बाई ऐसे नहीं आती है कि नहीं जब मन में आया चली आई। पनिहारिन बाई अपना मटका लेके तभी आती है जब इस दिशा की तरफ हवा चलने लगती है। वही तो है पूरा खेल उसी में। तो ये वायुदाब और पवन तंत्र के अंतर्गत जाता है। फिर आता है ऊपरी वायु परिसंचरण। अब ऊपरी यानी ऊपरी, वायु यानी हवा, ऊपर की हवा ने डकार आना जैसे बोलते हैं ना, ये नहीं, हमारे अंदर तो डकार हो गया। लेकिन भूमध्य रेखा के ऊपर एक समुद्र है, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर, आपको पता है भूमध्य सागर में जितनी नदियां गिरती हैं ना, वो जितना पानी वो नदियां लेकर आती होंगी उससे कहीं ज़्यादा पानी वाष्पित हो जाता है साल भर में। तो सोचिए वो वाष्पित पानी कहाँ जाता होगा, वो वाष्प कहाँ जाती होगी। वो वाष्प ऊपर उठती है। जब वो वाष्प ऊपर उठती है तो ऊपर उठने के साथ साथ जो भारत के ऊपर जो वायु घूम रही है तेज तेज से, कौन सी वायु घूम रही है हम इसको आगे अध्याय में देखेंगे, उस से जाके मिल जाते हैं और वो वायु पकड़ के ले आती है उसको, भूमध्य रेखा की नमी को। चल इधर, वहाँ कहाँ अकेले घूम रही है, और भूमध्य रेखा की नमी को ला करके भारत के ऊपर पटक देती है। बस पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में घनघोर वर्षा शुरू हो जाती है। ये हो गया ऊपरी वायु परिसंचरण, ठीक है ना। इसके बाद आता है पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ के बाद में चक्रवाती उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात में आपको बता दिया हूं कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से समुद्र के ऊपर जो चक्रवात उठते हैं वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहलाते हैं। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं सबसे पहले वायुदाब और पवन तंत्र है क्या भला आखिर। चलिए अब वायुदाब और पवन तंत्र को हम आज पढ़ेंगे। तो इस पाठ को पढ़ने के दौरान, इस अध्याय को पढ़ने के दौरान हमारे पास में कुछ नए शब्द आने वाले हैं। एक शब्द आपके सामने आएगा व्यापारिक पवन। व्यापारिक पवनों के दो प्रकार होते हैं, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें। इनको भी आप समझ जाएंगे आज। फिर हम पढ़ेंगे उच्च वायुदाब पट्टी। तीसरा नंबर आता है विषुवतीय निम्न। चौथा नया शब्द आपको मिलेगा कोरियोलिस बल और पांचवा नया शब्द आएगा फेरल का नियम। तो कोरियोलिस बल और फेरल का नियम एक दूसरे से कनेक्टेड मिलेंगे आपको। बाकी ये नए शब्द आएंगे तो इनको भी आप इस अध्याय में समझेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वायुदाब किसे कहते हैं। हमारी पृथ्वी है भाई, किसी और की तो नहीं है ना।
हमारी पृथ्वी गैस के अणुओं के परतों से घिरी हुई है। ये देखिए चित्र में कितना शानदार आपके लोगों के लिए बना के लेके आए हैं। ये हमारी जो ग्राफिक्स टीम है उसने आपके लिए ये तैयारी की है कि पृथ्वी है और उसके आसपास वायु की परतें अणुओं के रूप में चक्कर लगा रही हैं, घूम रही हैं। अब इन वायु के रूप में वायुमंडल के जो मुख्य घटक हैं, नाम बताइए अच्छा कौन कौन सी गैसें हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फाइड, ये तमाम तरह की गैसें हैं। इनमें सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसी गैसों से मिलकर बना हुआ, तो ये वायु जो है, ये जो वायु आसपास घूम रही पृथ्वी के, ये वायु पृथ्वी के ऊपर दबाव बनाती है, ताकत लगाती है पूरी जोर से धरती को दबाने के लिए। यही दबाव कहलाता है वायुदाब। अब सामान्य भाषा में यदि हम बात करें तो पृथ्वी के ऊपर, धरती माँ के ऊपर, धरती मैया के ऊपर हवाओं के द्वारा जो दबाव लगाया जाता है उसको हम बोलते हैं वायुदाब। क्लियर? अब कोई आपसे पूछे वायुदाब क्या होता है, समझ में जाएगा ना कि हवाओं के द्वारा पृथ्वी के ऊपर लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। ये क्लियर? वायु क्या होती है? वायु स्थिर होती है, वायु अपनी जगह से हिलती नहीं है। वायु या तो ऊपर उठती है या नीचे आती है, लेकिन दाएं बाएं कहीं घूमने फिरने नहीं जाती है वो। इसके बाद अब आते हैं पवन किसे कहते हैं, समझिए इसको। सूर्य जो है पृथ्वी की सतह को गर्म करता है। ये चीज़ समझ में आ रही होगी आपको। गर्मी के दिनों में हम देखते हैं सूरज जब निकलता है तो पृथ्वी की सतह जो है गर्म हो जाती है। तो उसका क्या असर पृथ्वी पर होता है, कैसे असर होता है, इसको समझिए पहले। ये हमारे सूरज चाचा आसमान पे चमक रहे हैं बिंदास, गर्मी का दिन है, गॉगल मॉगल लगाए देख रहे हैं ना। अब ये हमारी धरती है, धरती के ऊपर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। अब जब धरती के ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो कहीं पर सीधी पड़ती हैं और कहीं पर टेढ़ी पड़ती हैं। हमने आपको बताया था कि कहाँ पर सीधी पड़ती हैं, विषुवत रेखा और उसके आसपास, यानी कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में सूर्य की किरणें लगभग सीधी पड़ती नजर आती हैं। अब जब पृथ्वी के वो भाग जहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं वो भाग जल्दी गर्म हो जाता है, और जब वो सतह गर्म होती है तो उसकी वायु भी गर्म हो जाती है। और वो भाग जहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही हैं, टेढ़ी पड़ रही हैं, वह भाग क्या होता है, ठंडा रहता है। यहाँ पर इस तरह से ये भाग जो है ये ठंडा रहता है और ये भाग ये गर्म हो जाता है। तो अब गर्म सतह पर क्या होता है, सूर्य की किरणें पहुंची, सतह गर्म हुई, वहाँ का वायुमंडल भी गर्म हुआ। तो गर्म सतह पर जो वायु रहती है वो ऊपर की ओर उठती है। वायु का ऊपर की ओर उठना संवहन कहलाता है। वायु संवहन करती है, वायु ऊपर की ओर उठती गर्म होके। भाई अगर हल्की होगी तो ऊपर जाएगी, चूंकि गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की होती है। तो जब हल्की होगी तो वह कहाँ जाएगी, ऊपर की ओर उठेगी। तो ये ऊपर उठना चल दी भाई, ऊपर जा रही है, मतलब सूरज के पास, सूरज से मिलने नहीं जा रही है। सूरज तो बहुत लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर है, ये मुश्किल से 8-10 किलोमीटर ऊपर जाती है और इसके बाद ये फैल जाती है। आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ और बाकी मेरे पीछे आओ, और इस तरह से ये फैल जाती है। तो ये हवा जो है फैल गई। अब फैलने के बाद क्या होगा, ये वायु जो है इस तरफ जब आएगी तो ये ठंडे क्षेत्र की तरफ से गुजरेगी। जब ठंडे क्षेत्र की तरफ से जाएगी तो वायु क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। जब ठंडी हो जाएगी तो ये वायु क्या होगी, नीचे की तरफ आएगी। तो यहाँ की जो ठंडी वायु है, यहाँ की इस क्षेत्र की जो ठंडी वायु है, ये यहाँ के गर्म, यहाँ पे जो गर्म वायु थी, यहाँ पे तापमान भी ज़्यादा था तो दाब जो था, यहाँ का दाब निम्न हो गया, लो प्रेशर हो गया, यहाँ पे हाई प्रेशर हो गया। तो हवाएं जो है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलना शुरू कर देती हैं, दौड़कर भागना शुरू कर देती हैं। चलो चलो चलो, वहाँ पे हवा खत्म हो गई, जल्दी से भरो जल्दी से भरो। यहाँ पे आके हवाओं ने जगह को भर दिया। अब यहाँ पे तो सूरज की किरण क्या हो रहा है, सीधी पड़ रही है, सीधी पड़ रही है तो यहाँ पे गर्मी बढ़ रही है। फिर वही स्थिति होगी, यहाँ की हवाएं गर्म होके ऊपर उठेंगी, ये ऊपर उठेंगी, हवाएं ऊपर की तरफ जाने लगेंगी, ऊपर की तरफ जाएंगी, इनमें फैलाव होगा। जब फैलाव होगा तो ठंडे क्षेत्र से गुजरेंगी, वजनदार हो जाएंगी, फिर नीचे जाएंगी, नीचे आएंगी तो ये ठंडी हवाएं उच्च दाब के क्षेत्र के कारण फिर से निम्न दाब की तरफ बढ़ेंगी। और इस तरह से ये जो उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ ये हवा चलती है, इसको बोलते हैं पवन भैया। ये होती है पवन, ठीक है ना। पवन चले पुरवैया, मतलब उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ। हमेशा ध्यान रखिए, हवा हमेशा चलती है कहाँ से कहाँ के लिए, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ। हमेशा हवा उच्च दाब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, तब वो कहलाती है पवन। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ कोई कन्फ्यूजन तो नहीं? चलिए, वायु और पवन को लेकर के आपके दिमाग का काफ़ी कुछ संशय हट गया होगा। वायु ठंडी होगी तो वजनदार होगी, वायु गर्म होगी तो हल्की होगी।
जिस क्षेत्र में तापमान ज़्यादा होगा वहाँ पर दाब कम होगा, जिस क्षेत्र में तापमान कम होगा वहाँ दाब अधिक होगा। ध्यान रखिएगा, तापमान अधिक तो दाब कम, तापमान कम तो दाब अधिक। अब यहाँ पर जहाँ सूरज की किरणें सीधी पड़ रही थी वहाँ पे क्या हो गया, वहाँ पे ये हुआ कि हवा गर्म हो गई, गर्म होके वो उठ गई। यदि गर्म तवे पर आप बैठ जाओ तो बैठे रहोगे क्या, उठोगे ना ऊपर की तरफ। हवा के साथ भी ऐसे ही होता है, हवा भी जब गर्मी पाती है तो हल्की होकर ऊपर उड़ जाती है। अब एक निश्चित ऊंचाई तक जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि वो जटाई और संपाति वाली कहानी की नहीं, उड़ते चले हैं तो सीधे अब सूरज को छू के आएंगे, ऐसा नहीं है। एक निर्धारित ऊंचाई पर जाने के बाद ये हवा फैल जाती है, फैल जाती है तो जो हवा ठंडे प्रदेश की तरफ जाती है वो फिर वजनदार हो जाती है, वजनदार हो जाती है तो नीचे गिर जाती है। तो ठंडे प्रदेशों पे दाब की स्थिति उच्च होती है, तो उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ हवा चलने लगती है क्षैतिज रूप से, उसको बोलते हैं पवन। ध्यान रखिएगा, जो पवन आड़ी चलती क्षैतिज रूप से चलती है उसको पवन बोलते हैं, और जो सीधे ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर चले उसको बोलते हैं वायु, क्योंकि वह वायु दाब वही प्रेशर भी बनाती है। संवहन और अभिवहन वाली स्थिति होती है। आप आगे जब क्लासेस में ज्योग्राफी लेकर पढ़ेंगे तो इसको बहुत डिटेल से समझ जाएंगे। अभी के लिए इतना काफ़ी है कि वायु क्या है और वायु दाब क्या है, पवन क्या है और पवन चलती कैसी है, वायु पवन में कैसे कन्वर्ट होती है, ये अब आपकी समझ में आ गया होगा। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम उसको और शॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं भारत की स्थिति की, कि विश्व में आकार और स्थिति वाला अध्याय जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब जलवायु की दृष्टि से हम देखते हैं कि भारत कहाँ पर स्थित है। भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के घेरे के पास स्थित है, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के क्षेत्र में स्थित है। अब हम बात करते हैं उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें होती क्या हैं। चलिए, ये यहाँ पर अब हम देखते हैं कि भारत जो है, भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है। अब हमारा ये एक पहला वर्ड आ गया, व्यापारिक पवनें, उसका टाइप हो गया। हमने बताया था ना कि नए शब्द जो आएंगे आपके इस वीडियो में, इस कंटेंट को पढ़ते हुए, तो पहला वर्ड इसी का 1.1 आ गया उत्तर पूर्वी, और एक होता है दक्षिण पूर्वी, इसी का दूसरा वर्ड आगे आएगा, देखना आप। यह क्या होता है, ये पवनें जन्म कहाँ से लेती हैं, ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पट्टियों से उत्पन्न होती हैं। आपको पता होगा कि हर पवन उच्च वायुदाब पट्टी से उत्पन्न होती, क्यों, क्योंकि उच्च वायुदाब से पवन निम्न वायुदाब की तरफ बहती है। अब ये पवन दक्षिण की ओर जब चलती हैं तो सीधे ना आकर विषुवतीय निम्न की तरफ मुड़ जाती हैं, उसका कारण होता है कोरियोलिस बल। अब चलिए हम इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये चित्र आपको दिख रहा है पृथ्वी का, यहाँ दिख रहा होगा आपको ये बहुत अच्छे से। इस पृथ्वी के चित्र में आपको भारत भी दिख रहा होगा। सबसे ऊपर दिख रहा है ध्रुवीय उच्च और सबसे नीचे दिख रहा है ध्रुवीय उच्च। ऊपर का ध्रुवीय उच्च उत्तरी ध्रुव, नीचे का ध्रुवीय उच्च दक्षिणी ध्रुव। अब हम इसको धरती को हटा के देखते हैं कि यहाँ पर कैसे होता है। ये देखिए, ये दबाव वाला, अभी कटिबंध हमने 5 कटिबंध देखे थे। वो कौन से कटिबंध देखे थे? 5। हमने 5 कटिबंध देखे थे तापमान के आधार पर। अब वायु दाब के आधार पर हम ये पेटिकों को देखेंगे। यहाँ पर सबसे ऊपर आपको दिख रहा है क्या? ध्रुवीय उच्च, यानी यहाँ उच्च दाब का माहौल है। यहाँ पर दाब जो है वायु दाब उच्च है, और ध्रुवी उपध्रुवी निम्न, यहाँ पर वायु दाब कम है। उपोष्ण उच्च, यहाँ वायु दाब अधिक है। विषुवतीय निम्न, यानी विषुवत रेखा पर वायुदाब सबसे कम होता है। क्यों होता है? अच्छा भैया, क्योंकि सूरज की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं और वर्ष भर पड़ती हैं, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो यहाँ पर हमने बताया था आपको कि जब गर्मी पड़ेगी, तापमान बढ़ेगा तो दाब कम होगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं विषुवतीय निम्न। विषुवतीय निम्न के नीचे फिर वही कहानी शुरू हो जाती है, उपोष्ण उच्च, उपध्रुवी निम्न और ध्रुवी उच्च। ये आपको क्लियर हो गया वायुदाब की स्थिति। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है ये कि हवा यहाँ से शुरू हो रही है। कहाँ से शुरू हो रही है ये हवा? ये देखिए, उपोष्ण उच्च की वायुदाब पेटियों से, वायुदाब पट्टिका से। ये यहाँ से ये हो गया उत्तर का क्षेत्र, देखिए आप, है ना। यहाँ पर ये आपको बता दूँ, ये हो गया कहाँ हमारा, ये हो गया उत्तर, और नीचे हम आते हैं तो ये हो जाता है दक्षिण, और ये कहलाता है हमारा पूर्व। तो ये वाला हिस्सा जो है हमारा, जैसे अब हम ये वाला जो हिस्सा यहाँ पे हम बनाएंगे, तो ये उत्तर और ये पूर्व। तो जब हवा इधर से आएगी तो उत्तर पूर्व कहलाएगी, और इधर से आएगी तो दक्षिण पूर्व कहलाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर उत्तर से यहाँ पर शुरू हो गई है हवा निकलना, यहाँ से
उच्च दाब का क्षेत्र था, विषुवतीय निम्न की तरफ ये आना शुरू हो गए। तो ये क्या होगा, आपको लगना चाहिए ये कि उधर से हवा चल रही है ऊपर से, तो सीधी सीधी आना चाहिए इसको, बिल्कुल स्ट्रेट, कहीं ना मुड़ना ना रुकना ना कुछ, क्योंकि हवा में ऊपर तो कोई रोकने वाला है नहीं। लेकिन ये हवाएं जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं उत्तरी गोलार्ध में, ये अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं। इसको बोलते हैं कोरियालिस बल। ये कोरियालिस बल क्या होता है, हम इसको इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, फिर आपको आगे बताएंगे। उपोष्ण उच्च क्षेत्र से हवाएं सीधी दक्षिण की तरफ बहना शुरू करती हैं, विषुवतीय निम्न की तरफ, विषुवत रेखा की तरफ, विषुवत वृत्त की तरफ, भूमध्य रेखा की तरफ। लेकिन ये भूमध्य रेखा की तरफ सीधे रामबाण की तरह सीधे चली नहीं आती, ये आती हैं ऐसे सीधे चली आ रही और ये मुड़ जाती हैं इधर आके। तो ये जो मुड़ना होता है, कारण इसका है, ये मुड़ने का जो कारण है वो है कोरियालिस बल, जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि उच्च दबाव वाले क्षेत्र से वायु चलना शुरू हुई निम्न दबाव के क्षेत्र की तरफ, सीधे आ रही थी सर पर दौड़ते, लेकिन पृथ्वी के घूर्णन के कारण कोरियालिस बल लगा और सीधे न जाके वो तिरछी हो गई, जंगली सुअर की तरह। ठीक है ना। तो ये मुड़ गई इस तरह से। अब ये जो हवा चल रही है इसी को बोलते हैं उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें। क्या बोलते हैं इसको? उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें। उपोष्ण उच्च यानी उच्च दाब के क्षेत्र से उष्ण कटिबंध के ऊपर वाले उपोष्ण उच्च के दाब से हवा नीचे की तरफ चली, वायु नीचे की तरफ चली, दक्षिण की तरफ चली और विषुवतीय निम्न की तरफ आते हुए कोरियालिस बल के कारण वो दाहिनी ओर मुड़ गई। तो ये जो हवा चल के आ रही है, इस हवा को बोलते हैं उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें। अब इनको व्यापारिक पवनें क्यों कहते हैं ये भी मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है ना। और यहीं पर स्थित है हमारा भारत। यही कहा है ना इसने, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है। ये समझ में आएगा कैसे स्थित है। यहाँ से उत्तर पूर्वी, यहाँ से उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें निकल के आ रही हैं, तो इसी क्षेत्र में भारत है। अब इन हवाओं में ये जो पवनें चल रही हैं उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें, इनमें नमी नहीं होती। उसके पहले हम आपको बता दें दक्षिण में भी यही स्थिति होती है। दक्षिण से उत्तर की तरफ चलती हैं, विषुवतीय निम्न की तरफ मुड़ जाती हैं। ये हवाएं देख रहे हैं आप, ये यहाँ से ये सर पर दौड़ते चली आ रही हैं और यहाँ पहुँचने के बाद ये ऐसी मुड़ जाती हैं। ये सीधी चली आ रही हैं, इधर मुड़ जाती हैं। तो मुड़ने का कारण क्या होता है, ये यहाँ पर दाहिनी ओर नहीं मुड़ी है, यहाँ बाएं तरफ मुड़ी है। उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर विक्षेपित होती हैं, दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ये हवाएं बाईं दिशा में मुड़ जाती हैं। और इन हवाओं को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें। तो ये आपकी समझ में आ गया व्यापारिक पवनें, और उसके दो टाइप, उत्तरी गोलार्ध में होती हैं तो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें होती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में होती हैं तो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें होती हैं, और साल भर पल्ले चलती रहती हैं। ठीक है ना। अब आगे की लाइन हम देखते हैं। आगे की लाइन में अब हम बात करते हैं, सामान्यतः इन पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है। अब सवाल खड़ा होता है कि उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों में नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है कि कम होती है? बताइए, ज़्यादा होती है कि कम होती है? कम होती है। कम होती है तो क्यों? तो उसका भी कारण है कि इन पवनों में नमी की मात्रा कम क्यों होती है, उसका रीज़न देख लीजिए। अब आप ये विषुवत रेखा, अब तो आप विषुवत रेखा से बहुत अच्छे से परिचित हो गए होंगे। शून्य अंश अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा ये बोलते हैं, हम इक्वेटर भी बोलते हैं ना। तो ये आ गई हमारी लाइन विषुवत रेखा। विषुवत रेखा से ये उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें सीधी आ रही थी, लेकिन कोरियालिस बल लग गया तो ये टेढ़ी हो गई। यही हो रहा है ना, उत्तर दिशा से पूर्व दिशा से उत्तर पूर्वी दिशा से ये पवनें चली आ रही थी, लेकिन कोरियालिस बल लगा तो ये टेढ़ी हो गई विषुवतीय निम्न की तरफ, ये टेढ़ी हो गई। अब ये तक समझ में आ गया हमको कि ये टेढ़ी क्यों हुई, कोरियालिस बल के कारण। अब हम बात कर रहे हैं किस बात पर, कि इन पवनों में नमी नहीं होती। ये हवाएं कहाँ से आ रही, देखो आप गौर से, इनको कहाँ से आ रही हैं, ये आ रही हैं ये सूखे क्षेत्र से, ये धरती से। ये क्या है, स्थल क्षेत्र है, ये है स्थल क्षेत्र। स्थल क्षेत्र में पानी होता है क्या? नहीं होता। जब पानी होगा ही नहीं तो नमी क्या लेके आएंगी? ये स्थल क्षेत्र में पानी होता ही नहीं है। जब पानी नहीं होता तो ये नमी लेकर आने का सवाल ही नहीं उठता, और जब नमी लेकर नहीं आती तो इनसे वर्षा नहीं होती, इनसे पानी की उम्मीद नहीं रख सकते। थोड़ी बहुत वर्षा की उम्मीद हम रख सकते हैं। अब थोड़ी बहुत वर्षा की अगर उम्मीद रखें भी, तो ये जो आपको दिख रहा है ना बीच में, ये थोड़े समुद्री भाग ये दिख रहे हैं बीच में, समुद्री भाग ये वाले, यहाँ से थोड़ा बहुत पानी उठा ले तो कम वर्षा होती, बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो इसके आधार पर उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें जो आती हैं, इसके आधार पर भारत में वर्षा नहीं होना चाहिए, मतलब भारत को एक शुष्क प्रदेश होना चाहिए, इस तरह का सूखा क्षेत्र होना चाहिए।
ठंडी हवाओं वाला। लेकिन क्या भारत शुष्क प्रदेश है? नहीं है। मतलब भारत जो है वह शुष्क प्रदेश नहीं है। भारत एक हरा भरा क्षेत्र हमको नज़र आता है। भारत ग्रीनरी से युक्त नज़र आता है, सारे मौसम नज़र आते हैं। क्यों? इसको हम समझेंगे। चलिए आगे। कोरियालिस बल को हम आगे पढ़ें उसके पहले आपको यही बताने आया हूँ मैं कि भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है। ग्लोब में उत्तर और पूर्व के बीच से, ग्लोब में उत्तर और पूर्वी दिशाओं से हवाएं चलती हैं और ये हवाएं स्थलीय क्षेत्र से आती हैं, सीधे विषुवत रेखा की तरफ जाती हैं। विषुवत रेखा पर निम्न दाब का क्षेत्र होता है। अब विषुवत रेखा की तरफ आते हुए ये कोरियालिस बल के कारण सीधी ना आके तिरछी हो जाती हैं, यानी दाहिने हाथ पे मुड़ती हैं ये विषुवत रेखा पर उत्तरी गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें। और इधर दक्षिण दिशा से, दक्षिणी गोलार्ध से जो व्यापारिक पवनें ऊपर की तरफ आ रही हैं ये अपने बाएं हाथ की तरफ मुड़ जाती हैं। ठीक है ना? कोरियालिस बल के कारण। कोरियालिस बल क्या है हम इसको समझने वाले हैं। अब उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें स्थलीय भागों से जन्म लेती हैं, स्थलीय भाग से चलकर आती हैं, तो इनको नमी नहीं मिल पाती। इस कारण से भारत की जलवायु कैसी होना थी? शुष्क होना थी। लेकिन भारत की जलवायु शुष्क जलवायु नहीं है। इसको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले हम चलिए समझ लें कोरियालिस बल क्या है। कोरियालिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल है। एक कोरियालिस नाम के एक फ्रेंच गणितज्ञ हुए थे, फ्रांसीसी गणितज्ञ, उन्होंने इसका सबसे पहले हमको बताया था। तो ये देखिए पृथ्वी जो है इस तरह से घूमती है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण ये होता है। पृथ्वी इस तरह से घूम रही है और ये हो गई उसकी विषुवत रेखा। विषुवत रेखा से तो आप बहुत भली भांति परिचित हो गए होंगे। अब यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति यदि इस तरफ मुँह करके खड़ा है और ये हवा इधर से आ रही है, जब ये हवा इधर से आ रही है तो इसको क्या होना चाहिए? सीधे नीचे आ जाना चाहिए, बिना किसी रुकावट के सीधे दक्षिण की तरफ सीधे चले आना चाहिए। लेकिन होता क्या है, ये हवा उसके राइट हैंड साइड मुड़ जाती है। और यही व्यक्ति यदि हम इस तरफ खड़ा कर दें उस डायरेक्शन में मुंह करके, और हवा यदि दक्षिणी गोलार्ध से दक्षिण दिशा से उत्तर की तरफ चले तो इस हवा को भी सीधे ऊपर उड़ना चाहिए, लेकिन नहीं मुड़ती। विषुवत रेखा की तरफ जाते हुए ये लेफ्ट हैंड साइड मुड़ जाती है। ये जो मुड़ना होता है, ये जो विक्षेपण होता है, यह पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल के कारण होता है। इस बल को सबसे पहले हम लोगों को बताया कोरियालिस महोदय ने, इसलिए हम उस बल का नाम उसी के नाम पे रख दिए और कह दिए कोरियालिस बल। समझ में आ गया? उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं बाईं ओर मुड़ जाती हैं, और जिस बल के कारण इन हवाओं का मुड़ना होता है उसको हम बोलते हैं कोरियालिस बल। अब अगर हम इसकी दूसरी स्थिति देखते हैं, यहाँ पर दूसरी स्थिति में अगर हम चर्चा करें तो ये होता है कि अब मान लो ये व्यक्ति यहाँ खड़ा और हवा दक्षिणी विषुवत रेखा के ऊपर से ही अगर दक्षिण से उत्तर की तरफ हवा चलेगी तो ये दाहिनी ओर मुड़ जाएगी। यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, ये विषुवत रेखा के नीचे से चलेगी तो ये बाईं ओर मुड़ जाएगी। मतलब आपके हवा के उत्पन्न होने की स्थिति, उसके चलने की स्थिति पर इसका दिशा निर्धारण होता है। इसे फेरेल का नियम भी कहते हैं, क्योंकि बल का प्रतिपादन है, इसको जो सिद्ध किया था वो फेरेल महोदय ने किया था, इसलिए इसको हम फेरेल का नियम भी कहते हैं। तो ये कोरियालिस बल आपकी समझ में आ गया होगा। अब आप समझ गए होंगे कि कोरियालिस महोदय ने एक बताया था कि धरती का आभासी बल है घूर्णन के कारण, जिसकी वजह से हवाएं दिशाएं बदल लेती हैं। उत्तरी गोलार्ध में दायां ऊ दा, उत्तरी दायां ऊ दा, उत्तरी दायां दाऊ कह लो, दाऊ मतलब दाएं हाथ पे मुड़ जाती है उत्तरी गोलार्ध में, और बाएं हाथ पर दक्षिणी गोलार्ध में दबा मतलब दबा के इधर दब जाती हैं। ठीक है ना? तो ये हो गया आपका। अच्छा, इसको फेरेल का नियम भी कहते हैं, क्योंकि फेरेल ने ये कहा था, उसने महासागरीय धाराओं को जोड़ दिया था कि महासागरीय धाराओं का भी ये होता है कि उत्तर गोलार्ध में महासागरीय धाराएं दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ती हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। व्यापारिक पवनें किसे कहते हैं, ये मैंने आप पीछे बताया था कि व्यापारिक पवनों के बारे में आपको बताऊंगा। चलिए अपने व्यापारिक पवनों को समझ लेते हैं। इन व्यापारिक पवनों को अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स में जो ट्रेड शब्द है, ये जो ट्रेड शब्द लिया गया है ये जर्मन भाषा से लिया गया है। इसका अर्थ होता है निर्दिष्ट पथ या मार्ग, मतलब एक निर्धारित पथ, निर्धारित मार्ग, निर्धारित रास्ता। तो व्यापारिक पवनें जो हैं ये साल भर एक ही दिशा में एक ही रास्ते पर चलती हैं।
इससे व्यापारियों को फायदा मिलता है। क्यों? क्योंकि व्यापारी प्राचीन काल में पाल वाली जहाज़ों से जाया करते थे और पाल वाले जहाज़ों को देखते थे कि हाँ अब ये हवाएं इस दिशा में चल रही हैं, मौसम साफ है, चल दो पाल लेके। तो इससे पाल की दिशा में हवा चलने से इनकी ऊर्जा कम लगती थी। अब चूंकि व्यापारी इन हवाओं की मदद से व्यापार करने के लिए जाया करते थे अपनी नाव लेकर, इसलिए इन हवाओं को बोलते हैं व्यापारिक पवन। ठीक है ना? इसमें कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं भारत की शीत ऋतु या ग्रीष्म ऋतु में इन हवाओं की क्या स्थिति है। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों का भारत की जलवायु पर क्या असर होता है, इसको देख लो। भारत की वायुदाब एवं पवन तंत्र बहुत इनक्रेडिबल है, अद्वितीय है। शीत ऋतु में हिमालय पर्वत के उत्तर में, अब उत्तर बोलते हैं तो उत्तर का मतलब होता है ऊपर, हिमालय पर्वत के ऊपर क्या होता है, उच्च दाब का क्षेत्र निर्मित होता है। क्यों होता है भैया यहाँ पर? क्योंकि सूरज जो है वह कर्क रेखा से नीचे यानी दक्षिणायन होता है। सर्दी की ऋतु में नीचे की तरफ आता है सूरज, मकर रेखा की तरफ चला जाता है। सूरज कहाँ चला जाता है? मकर रेखा की तरफ दक्षिणायन रहता है। जब दक्षिणायन रहता है तो कर्क रेखा के ऊपर जहाँ उपोष्ण उच्च वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर सूरज की किरणें तिरछी पड़ने लगती हैं, तो वहाँ पर ठंडक का एहसास होता है। जब ठंडी वहाँ पर होगी तो वहाँ पर दबाव उच्च होगा, तो हिमालय के उत्तर में उच्च दबाव का क्षेत्र बन जाता है। अब इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं कहाँ चलेंगी? जहाँ निम्न दाब होगा, हिमालय पर उच्च दाब है, विषुवत रेखा पर और मकर रेखा के आसपास सूरज रहेगा, तो यहाँ पर दबाव कम रहेगा। कहाँ पर? यहाँ पर। ये जब कम दबाव का क्षेत्र रहेगा मतलब हवाओं की तासीर है उच्च दबाव से निम्न दबाव की तरफ चलना, तो ये उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर चलती हैं। कब? शीत ऋतु में। ध्यान रखिएगा, ठंड की ऋतु में हवाएं उच्च दाब जो हिमालय के उत्तर में बनता है वहाँ से निम्न दाब जो हिंद महासागर के क्षेत्र में बनता है उस तरफ बहती है। अब गर्मियों में पूरी फिल्म बदल जाती है। गर्मी के दिन आते हैं तो पूरी पिक्चर चेंज हो जाती है। कैसे चेंज हो जाती है उसको हम समझ लेते हैं। अब ये आ गई गर्मी की ऋतु। गर्मियों में अब यहाँ पर कम दबाव हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि सूर्य अब यहाँ पर आ गया। कहाँ पर आ गया? सूर्य अब यहाँ पर कर्क रेखा के क्षेत्र में आ गया। ये सन हमारा कर्क रेखा पर आ गया। यहाँ पर अच्छी जम के चमक रहा है। मई जून में जब चमकेगा तो यहाँ पर ताप बढ़ेगा। जब ताप बढ़ेगा तो दाब क्या होगा? कम होगा। जब यहाँ पर दाब कम होगा, अब यहाँ पर सूरज क्या है? यहाँ नहीं है। हमने पहले भी बताया था आपको, सूरज की आभासी गति कर्क रेखा पर उत्तरायण हो गई। सूर्य अब यहाँ पर नहीं है। जब यहाँ पर नहीं है तो इस क्षेत्र में क्या होगा? यहाँ पर सूरज नहीं है तो यहाँ पर अपेक्षाकृत कम गर्मी होगी। कम गर्मी होगी तो यहाँ पर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाएगा। तापमान कम होगा तो दाब ऊंचा हो जाएगा। उच्च दाब का क्षेत्र जब यहाँ पर बनेगा तब यहाँ से हवाएं किधर भागेंगी? कम दाब की तरफ, भारत की तरफ। ये देखिए, ये भारत की तरफ भागना शुरू कर दी। इस तरह से सर्दी की ऋतु में, सर्दी के मौसम में जो हवाएं भारत के स्थलीय भाग से समुद्र की तरफ बह रही थीं, अब गर्मी आ गई तो ये हवाएं समुद्र से धरती की तरफ बहना शुरू कर दी, भारत के स्थलीय भाग की तरफ बहना शुरू कर दी। पूरा सिस्टम बदल गया। अब जब पूरा सिस्टम बदल जाता है तो ये हवाएं क्या करती हैं? दक्षिणी हिंद महासागर क्षेत्र है हमारा, दक्षिण में हिंद महासागर में उच्च दाब का क्षेत्र है। यहाँ से ये हवाएं देखिए ये क्रॉस कर रही हैं, जाना शुरू कर रही। कम दबाव का क्षेत्र कहाँ बना है? तिब्बत पे बना है। कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण ये भारतीय उपमहाद्वीप पर निम्न दाब की तरफ बढ़ती हैं, तो ये कहलाता है दक्षिण पश्चिम मानसून। क्यों कहलाता है दक्षिण पश्चिम मानसून? इसलिए कहलाता है क्योंकि ये वाला हिस्सा ये जो है ये है दक्षिण और ये है पश्चिम, और ये हवाएं यहाँ से जा रही हैं, भारत में प्रवेश कर रहे हैं, तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून हो गया ये, इसलिए इसका नाम दक्षिण पश्चिम मानसून रखा। अब ये जो हवाएं हैं ये कोष्ण महासागर, कोष्ण मतलब हल्का गर्म कुनकुना, जब कुनकुना होता है ना तो महासागर में नमी ऊपर की तरफ उठती है इस तरह से। ये देखिए, इस नमी को लेकर के ये हवाएं आगे बढ़ती हैं। समुद्र की जो नमी है इसको लेकर के वे गर्मी के टाइम पे आगे बढ़ना शुरू कर दी। कहाँ आगे बढ़ना शुरू कर दी? ये देखिए, यहाँ से नमी को पकड़ा अपने मटके में इन्होंने, ये पानी भरा समुद्र का इन हवाओं ने, और ये चल पड़ी भारत की तरफ। ये भारत की तरफ चलेंगी और भारत के मुख्य भाग पर ये आकर वर्षा कराएंगी। वर्षा कराने के लिए पानी कहाँ से मिला? हिंद महासागर से मिल गया इनको। इस तरह से भारत में वर्षा
होती है। ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड ये टॉपिक था जिसमें आप लोगों को मैंने बताने की कोशिश की है, और इन सब के अलग अलग होना था। एक्चुअल में कोरियालिस बल अलग बताना था और शीत ऋतु की पोजीशन छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से इसको बताना था, लेकिन मैंने एक लंबा वीडियो बनाते हुए सारा सब कुछ इसी में समाविष्ट कर लिया है। यदि आप लोगों की डिमांड आती है, यदि आप लोगों को लगता है कि इसको और डिटेल में समझना है, क्योंकि आपके कोर्स के हिसाब से जो समझना था वो पर्याप्त है, लेकिन फिर भी आपके अंदर अगर जिज्ञासा रहती है कि सर इसको डिटेल में बताओ, तो मैं आपको इसको अलग से वीडियोस में अलग अलग कोरियालिस बल अलग बता दूंगा, और ये जो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें, विषुवतीय निम्न, इनके बारे में भी बता दूंगा। तो अभी आपकी समझ में क्या आया कि भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के क्षेत्र में है, लेकिन उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें स्थलीय भाग से चलती हैं तो अपने साथ नमी लेकर नहीं आती, और इसलिए भारत में पानी नहीं गिरना चाहिए। इन हवाओं के भरोसे में इंडिया रहेगा तो पानी सही में नहीं गिरेगा। लेकिन भारत तो दूर नज़र लगाए हुआ है दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों पर। दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें विषुवत रेखा क्रॉस करती हैं, तो जब विषुवत रेखा क्रॉस करके उत्तरी गोलार्ध पर जब आती हैं, तब ये कोरियालिस बल के प्रभाव से दाहिनी ओर मुड़ती हैं, और दाहिनी ओर मुड़कर भारत के दक्षिण पश्चिम मलाबार तट केरल वाले एरिया से जाकर धाए से टकरा जाती हैं, और तब इनको भारत में बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून आ गया, दक्षिण पश्चिम मानसून आ गया। और इसी को हम बोलते हैं 1 जून को जो बारिश होती है कि मानसून आ गया, यही मानसून आना कहलाता है। तो आपकी समझ में आ गया कि भारत में जो वर्षा होती है वे व्यापारिक, कौन सी व्यापारिक पवनों के माध्यम से होती है? दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों के कारण होती है। ये आपकी समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। अच्छा, दबाव का क्षेत्र भी इसके पहले मैंने आपको बताया कि सर्दी की ऋतुओं में सूरज जो है वह भारत की मुख्य भूमि पर नहीं चमकता, क्योंकि वह कर्क रेखा पर नहीं होता, दक्षिणायन होता है। तो भारत के उत्तर में ठंड रहती है, वहाँ उच्च दाब का क्षेत्र होता है, और समुद्र के तरफ निम्न दाब का क्षेत्र होता है। तो हवाएं स्थल से, धरातल से, धरती से, भारत से हिंद महासागर समुद्र की तरफ बहती हैं। लेकिन जब ठंड के बाद गर्मी का मौसम शुरू होता है तो गर्मी में माहौल बदल जाता है। सूरज अब मकर रेखा से उठते हुए कर्क रेखा की तरफ आ जाता है। अब कम दबाव का क्षेत्र भारत की भूमि पर बन जाता है, आंतरिक एशिया और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में भारत में बन जाता है। अब हवाएं महासागर से स्थल की तरफ, समुद्र से स्थल की तरफ, समुद्र से स्थल की तरफ गर्मियों में बहने लगती हैं, और जब ये समुद्र से स्थल की तरफ आती हैं तो खाली हाथ नहीं आती, समुद्र से पानी भर भर के लेके आती हैं और भारत को उलीचते जाती हैं, और इस तरह से भारत में मुख्य भूमि पर बहुत अधिक वर्षा होती है। ये चीज़ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। कोई थोड़ी सी भी अगर आपके दिमाग में शंका रह जाए, या तो अपने क्लास टीचर से चर्चा कर लीजिए। यदि आपको लगता है कि क्लास टीचर से बात करने के बावजूद भी बात नहीं बनी, तो बैठे हैं ना ई क्लासेस बाय मनीष सर वाले मनीष सर, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी है। इसका अगला पार्ट ऊपरी वायु परिसंचरण और पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ और उष्णकटिबंधीय चक्रवात, इनको भी हम समझने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग देखते रहिए ई क्लासेस बाय मनीष सर, और लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर क्या क्या करते हैं वो यूट्यूब में, तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो इन चीज़ों को, करते रहिए। और मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं अगला कंटेंट तैयार करने जाऊं। जय हिंद, जय भारत।